एक गांव था। वहाँ शनकठा अपने परिवार के साथ रहता था। वैसे तो शनकठा एक किसान था, लेकिन बड़ा चालाक और चतुर था। कोई भी शनकठा के दिमाग को पढ़ नहीं पाता था। आज सुबह से चाय नहीं मिली। दूध वाला आया नहीं क्या आज? जब दूध वाला ही नहीं आया तो मैं क्या करूं? काली चाय तो पियेंगे नहीं आप, बल्कि सेहत के लिए तो अच्छी होती है काली चाय। मैं क्या किसी पहलवान से कम हूँ क्या? अकेले ही 10 पछाड़ दूंगा मैं। हाँ हाँ, बड़े आए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि हम आपको पहचानते ही नहीं। मोहल्ले में भी अगर किसी के घर झगड़ा हो जाए तो सबसे पहले गांव छोड़ने वाले आप ही होते हैं। बड़े आए बहकी बहकी बातें करने वाले। शनकठा वहाँ से अपने खेतों की ओर चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि उसके खेत भुट्टे से भरे हुए हैं, जिसे देखकर वो बड़ा खुश हो जाता है। मानो ना मानो, असली सुख इन खेतों में भुट्टे देखना ही है। लोग बाग दुनिया घूमने चले जाते हैं शांति ढूंढने के लिए, मेरे लिए तो सारा सुख यहीं पर है। शनकठा वहाँ घूम ही रहा था कि उसने देखा कि पूरे भुट्टे के खेत में एक जंगली सुअर घूम रहा है, जिसे देखने के बाद वो उसे भगाने लगा। हट हट हट, दूर दूर दूर। इन जंगली सुअरों का कुछ करना पड़ेगा, वरना ये हमारा व्यापार चौपट कर देंगे। कुछ ही महीने में बरसात शुरू होने वाली है। आज ही जाकर मैं सारी बातें सरपंच जी को बता दूंगा। शनकठा अपनी पत्नी नगमा के साथ गांव के सरपंच के पास चला जाता है। सरपंच साहब, गांव में इतना सब कुछ हो रहा है और आप घर पर ही बैठे हैं। अरे भाई, क्यों गला फाड़ रहे हो? क्या बात है बताओ, मैं उसे सुलझाने की कोशिश करता हूँ। होना क्या है, हमारे सारे भुट्टे के खेत जंगली सुअर खा जाएंगे और हम कंगाल हो जाएंगे। तुम तार बाट लगा दो अपने खेतों में, और क्या, उससे तुम्हें कोई नुकसान थोड़ी ना होगा। साहब, हमने तार बाट लगाई थी, तेज आंधी पानी की वजह से सारी टूट गई। हमारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो। अच्छा चलो, मैं कुछ सोचता हूँ। आज शाम को गांव में सभा होगी, उसमें हम कुछ तय करेंगे। सरपंच और शनकठा ने मिलकर पूरे गांव को सभा में बुलाया और जैसे ही सभा शुरू हुई, शनकठा ने गांव वालों से कहा, आज ये सभा जंगली सुअरों से निपटने के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुअरों ने हमारे भुट्टे की फसलों को बर्बाद कर दिया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई खेत हमारा बचेगा नहीं। जी सही कहा शनकठा भाई साहब ने, हम गांव वालों के मन की बात सुन ली। उतने में वहाँ पर अनाज घर का साहूकार विनय आ गया और कहने लगा, इस बार के भुट्टे हमारे विदेश में बिकने वाले हैं। हमारे गांव के भुट्टे को विदेश में बेचा जाएगा। ज्यादा पैसे और तो और विदेश घूमने का अवसर भी है तुम गांव वालों के पास। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, इसीलिए अब से हर रात गांव के 2 मर्द खेतों में पहरा देंगे। मैं और गबरू, गांव के ये दोनों पहलवान हर रात जागकर पहरा देंगे। और गांव वालों ने मिलकर ऐसा ही किया। हर रात शनकठा और गबरू खेतों पर पहरा देने लगे। एक रात शनकठा के खेत में एक मोटा सुअर आकर खेत के भुट्टे खाने लगा। खेतों में हलचल होने से गबरू ने उसे देख लिया। शनकठा भाई, तुम्हारे खेत में सुअर है, मैं अपनी बाण से उसे मार गिराऊंगा। मारना मत, बस डराकर भगा दो। गबरू ने अपनी बाण से एक तीर खींची और उस सुअर को जख्मी कर दिया। शनकठा ये देखते ही गबरू पर चिल्लाने लगा, देखा, तुमने मार दिया उसे। मैंने कहा था ना मत मारो। बेचारा सुअर, इन्हें छोड़ो मत, सबको खत्म कर दो। हट जाओ, यहाँ मत आओ। शनकठा उस जंगली सुअर को उठाकर अपने घर लेकर जाता है और उसकी देखभाल करता है। पूरी रात देखभाल करने के बाद वो सुअर एक इंसान की आत्मा में बदल जाता है, जिसे देखकर शनकठा बहुत ही डर जाता है। कैसे हो शनकठा? मैं भी तुम्हारे गांव के पूर्वजों में से एक हूँ। ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं एक श्राप की वजह से सुअर के भेष में था, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। उस गबरू ने मुक्त कर दिया, मैं तो बस आपकी जान बचा रहा था। तुम्हारी नेकी की वजह से मैं तुम्हें एक आशीर्वाद दे रहा हूँ। जिस भुट्टे को खाते हुए मुझे तीर लगा था, वो भुट्टा सुबह हवाई जहाज में परिवर्तित हो जाएगा। भुट्टा हवाई जहाज। जैसे ही सूरज की पहली किरण उस भुट्टे पर पड़ेगी, वो हवाई जहाज बन जाएगा। तुम उससे शहर जाकर अपने भुट्टे बेच सकते हो और अपना व्यवसाय 2 गुना ज्यादा अच्छा कर सकते हो। तथास्तु। और हाँ, इन भुट्टों के गायब होने में सिर्फ जानवरों का हाथ नहीं है,
बल्कि तुम्हारे सरपंच का भी है। सारे भुट्टे वही रात के समय चुराया करता था। इतना कहकर वो आत्मा और सुअर दोनों वहाँ से अदृश्य हो गए। शंकठा ने सारी बातें अपनी पत्नी नगमा को बताई। तब नगमा ने कहा, सुबह होने में बस कुछ ही देर है, हमें हमारे खेत के पास जाकर देखना होगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारा संसार सोने का हो जाएगा और सरपंच जी भी पकड़े जाएंगे। नगमा और शंकठा दोनों ही सूरज की पहली किरण का इंतजार करने लगे। जैसे ही सूरज की किरण उस भुट्टे पर पड़ी, उन्होंने देखा कि सारे भुट्टे उस सुअर के आशीर्वाद से हवाई जहाज में तब्दील हो गए हैं, जिसे देखकर दोनों खुशी से झूम उठे। ये हुई ना कुछ बात, आप यहीं ठहरिए, मैं जाकर गांव वालों को बुला कर ले आती हूँ। हाँ हाँ भाग्यवान, जाओ जाओ, सबको बुला लाओ। अब तुम पूरे गांव के भुट्टे ले जाकर शहर में बेच आना। क्यों, आप हमारे साथ नहीं आएंगे? मुझ जैसे बूढ़े को तुम इतना परेशान क्यों कर रहे हो? पर मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप इस भुट्टे के हवाई जहाज में चढ़ें। चलो ठीक है, मैं भी अपने सारे भुट्टे लेकर तुम्हारे इसी हवाई जहाज में आऊंगा और मुनाफे का आनंद उठाऊंगा। सरपंच और गांव वाले उस भुट्टे हवाई जहाज में जैसे ही चढ़े, सरपंच के भुट्टे एकदम से गायब हो गए, जिसे देखकर सरपंच हैरान हो गया। हाय, मेरे भुट्टे, मेरे भुट्टे, मेरे भुट्टे चोरी हो गए। आपके भुट्टे चोरी नहीं, उनके पास चले गए जिनके पास से आपने चुराए थे। आपकी सच्चाई अब सबके सामने है। अब हम गांव वाले आपको सबक सिखाएंगे। मुझे माफ कर देना, मैं लालच का शिकार हो गया था। पैसों के लालच में अंधा हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। लालच वालच कुछ नहीं, अब हम आपको इस गांव से बाहर निकालते हैं। दोबारा इस गांव में नजर आए तो आपकी खैर नहीं। अब से हम हर शहर जाकर अपने भुट्टे बेचेंगे, इस भुट्टे हवाई जहाज की मदद से। मेरे साथ तुम सब भी चलो। लेकिन ये शुरू कैसे होगी? इसे चलाएगा कौन? इसकी फिक्र मत करो, सूरज की किरणों से ये भुट्टा उड़ने लगेगा। ये हमें अपने आप अपनी जगह पर पहुंचा देगा। और वैसा ही हुआ। सभी भुट्टे के हवाई जहाज पर बैठ गए। जैसे ही सूरज की किरण उस हवाई जहाज पर पड़ी, हवाई जहाज हवा में उड़ने लगा। सारे हवाई जहाज में बैठकर बादलों में चले गए और बादलों का नजारा देखने लगे। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं हवाई जहाज में बैठूंगी, और वो भी भुट्टे के हवाई जहाज में। ये सब अच्छे कर्मों और अच्छी निष्ठा का किया हुआ है। हम अपनी फसल अच्छे दामों में बेचकर गांव वापस जाएंगे और हर साल इसी भुट्टे के हवाई जहाज से सारे शहर की सैर करेंगे। सारे भुट्टे के हवाई जहाज की मदद से शहर पहुंच जाते हैं और अपना भुट्टा अच्छे दामों में बेच देते हैं। शंकठा को गांव का सरपंच बनाया गया और गांव की हर फसल की जिम्मेदारी सौंपी गई। गांव दोबारा खुशी से चहक उठा। फूलपुर नाम के एक गांव में एक जादूगर रहता था। अपनी कला से वो लोगों को जादू दिखाकर अपने और अपने बच्चों की परवरिश किया करता था। बड़ा बेटा राजू, जो बचपन से ही पायलट बनना चाहता था, और छोटा बेटा श्याम, जिसका सपना था कि बड़ा होकर वो आलीशान गेस्ट हाउस खोले। उन्हें अपने पिताजी के करतब से कोई लेना देना नहीं था। वो हमेशा से उनके करतब के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि पिताजी अपने करतब को छोड़कर कोई ढंग का काम काज करे। भाई, पिताजी को हमने लाख समझाया है कि ये काम छोड़ दें। कब तक करतब और कबूतर उड़ाकर घर चलाएंगे? हमें आगे चलकर हमारे सपने पूरे करने हैं। बात तो सही है, लेकिन उतने पैसे हमारे पास हैं भी नहीं। हम ये सब करेंगे कैसे? कोई ना कोई जुगाड़ तो करना ही होगा। राजू और श्याम के ऐसे व्यवहार से जादूगर हमेशा दुखी रहता। अपने बच्चों के लिए कुछ न कर पाना जादूगर के लिए भी मुश्किल था। एक बार जब जादूगर अपना करतब लोगों को दिखा रहा था, उसी करतब के दौरान उसे चोट लग गई और उसे हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। इन्हें अब भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। सेहत का ध्यान दे, इन्हें आराम की जरूरत है और आप लोग इनका ख्याल रखिए। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप कहें। पहले ही कम दिक्कतें थी, अब और हमारे परिवार में आ गई। एक तो हमारे घर पर एक ही आदमी थे जहां से आमदनी आ रही थी। सारे पैसे हॉस्पिटल के इलाज में खर्च हो गए। राजू और श्याम की चिंता देखकर उनके पिताजी उन्हें बुलाकर कहते हैं, तुम दोनों क्या सोचते हो?
मैं तुम्हारे सपनों के बारे में नहीं जानता। मुझे पहले से ही पता है तुम्हें गेस्ट हाउस खोलना है और तुम्हें पायलट बनना है। कम पैसों की वजह से मैं ये चीजें नहीं कर पाया, लेकिन मैं अपने जादुई तजुर्बे से कह सकता हूँ तुम दोनों की इच्छा जरूर पूरी होगी। आप हमारी चिंता ना करें, आप अपना ध्यान रखें। बचपन से आपने ही हमें संभाला है, इतना ही हमारे लिए बहुत है। लेकिन हमारी इच्छाएं आपको कैसे पता चली? इस बारे में तो हमने आपसे कभी कोई बात नहीं की। वो तो तुम्हारा बाप ही ना। समय आने पर तुम्हारी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। जाओ जाओ, अब मुझे आराम करने दो। राजू और श्याम अपने पिताजी के कमरे से बाहर जा ही रहे होते हैं कि उन्हें पता चलता है कि उनके पिताजी ने उनके लिए एक छोटा जादुई प्लेन रखा है। राजू और श्याम जानते थे कि उसमें जादू है। दोनों भाई जादुई एरोप्लेन लेकर खुले मैदान में जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं। शायद इस मैदान में कुछ काम बने। एरोप्लेन यहाँ रख दो और जादू देखो। राजू ने जैसे ही एरोप्लेन जमीन पर रखा, देखते ही देखते एरोप्लेन पूरे मैदान में आ गया। अरे वाह, तुम्हारा काम तो पूरा हो गया। जरूर पिताजी ने मेरे बारे में भी कुछ सोचा होगा। इससे हम व्यापार करेंगे। विदेशी लोगों को हमारे गांव में विमान से लाकर उसका उपयोग करेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हमारा कारोबार बहुत चलेगा अगर हम इसे चला पाए तो। ठीक वैसा ही हुआ। राजू अपने जादुई एरोप्लेन से विदेश जाकर विदेशियों को लाता। समय बीत रहा था। जादूगर की तबीयत अब ठीक हो चुकी थी। अपने बच्चों को खुश देखकर वो बहुत खुश था और एक दिन अपने बच्चों के एरोप्लेन के चक्कर लगाने के लिए जादूगर चला जाता है। अरे वाह राजू बेटे, तुमने तो बहुत अच्छा व्यापार संभाला हुआ है। मैंने तो छोटी सी एरोप्लेन रखी थी यहाँ। देखने से पता चल रहा है कि दोनों भाइयों ने मिलकर आलीशान महल बना दिया है। अरे पिताजी, ये सब आपकी जादू की वजह से ही तो हुआ है, वरना हम कहाँ जाते। राजू भैया भी बहुत खुश हैं। जी पिताजी, मेरा बचपन का पायलट बनने का सपना पूरा हो गया। मैं पढ़ तो नहीं सका, लेकिन आपके जादू की मदद से मैंने हर चीज हासिल कर ली है। राजू का एरोप्लेन से बहुत अच्छा कारोबार होने लगा था और श्याम राजू के एरोप्लेन से विदेशियों का स्वागत करता था और उन्हें गांव घुमाने का काम किया करता। दोनों भाई अच्छा पैसा कमा रहे थे। विदेशी उनके काम से खुश होकर उन्हें ज्यादा पैसे दे दिया करते थे। सुनो, हम तुमसे कहना चाहता है कि एरोप्लेन में ही गेस्ट हाउस शुरू कर दो। इससे तुम्हारा ज्यादा मुनाफा होगा। मैं ऐसा ही करूँगा। मैं इस बारे में सबसे बात करता हूँ। थैंक यू। श्याम विदेशी की बात सुनकर अपने भाई और अपने पिता से ये बात कहता है। भाई और पिताजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्यों ना हम एरोप्लेन में ही गेस्ट हाउस चालू कर दें। इससे हम लोगों को अपने गांव में ही नहीं बल्कि दूसरे कई गांव में घुमाएंगे। सही कहा। लोग घूम भी लिया करेंगे और वहीं आराम भी कर लिया करेंगे। तुम दोनों की बातें मुझे अच्छी लग रही हैं। बस एक शर्त है, इसमें तुम्हारा साथ मैं भी दूंगा। सब खुश हो जाते हैं और एरोप्लेन में गेस्ट हाउस बनाने की तैयारी करते हैं। एरोप्लेन बाहर से साधारण लगता है, लेकिन अंदर जाते ही ऐसा लगता था मानो आलीशान महल हो। लोग एरोप्लेन गेस्ट हाउस पर खूब मजे से सवारी करने लगे। देखा, मैंने कहा था ना, इससे तुम्हारा व्यापार बहुत अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद। मुझे नहीं लगा था कि मेरा गेस्ट हाउस खोलने का सपना कभी सच हो पाएगा, इसलिए हमने तय किया है। क्या? मुझे भी बताओ। हमारे परिवार ने तय किया है कि आने वाले पूरे 1 साल तक तुम्हें हम फ्री में घुमाएंगे और अपने एरोप्लेन गेस्ट हाउस में फ्री में रहने देंगे। और इसी तरह राजू और श्याम का एरोप्लेन गेस्ट हाउस दुनिया भर में मशहूर हो गया। लोग बहुत दूर दूर से उनके पास आते और उसका आनंद लेते और वो विदेशी आदमी भी उनके रंग में रंग गया था।
रमेशपुरम नाम के गांव में राधे मोहन और शिवा दो जिगरी यार रहते थे। शहर से पढ़ाई करके जब वो रमेशपुरम आए तब उन्होंने देखा कि गांव का गर्मी से बहुत बुरा हाल हो गया है। 300 साल पहले का दिया हुआ श्राप आज भी लोग भुगत रहे थे। जब तक रमेशपुरम में कुछ अच्छाई नहीं होती, लोगों को यहाँ गर्मी से गुजरना ही पड़ेगा। गांव में सूखा आ जाएगा। गांव के लोग एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे। देख रहा है शिवा, आज भी लोग इस गांव के उस श्राप से मुक्त नहीं हुए। वो पिछले जमींदारों की बात थी। उनके छल कपट से लोग आज भी यहाँ गर्मी से परेशान हैं। वही तो मैं भी देखकर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो सरासर अन्याय है इनके लिए। आखिर पुरखों की सजा ये बेचारे मासूम बच्चे कब तक भुगतते रहेंगे। गांव की दुर्दशा देखकर शिवा और राधे मोहन परेशान ही थे कि वहाँ पर उनके झुग्गी चाचा आ गए। आ गए तुम दोनों शैतान, इतने सालों बाद आए हो। जरूर मेरे लिए कुछ तोहफा लाए होगे। अरे आप अब तक हैं? हमें तो लगा कि परलोक सिधार गए होंगे। नालायक, अभी भी नहीं सुधरा। और आप ये इतने सारे बर्तन लेकर कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें तो पता ही है बेटा, उस बरसों पहले श्राप की वजह से आज भी गांव में पानी की एक बूंद नहीं आती। इसलिए हम दूसरे गांव जाकर वहां पानी जमा करते हैं। झुग्गी चाचा अपने साथ उन्हें दूसरे गांव में लेकर गए। वहां पर जाकर उन्होंने देखा और रमेशपुरम के लोगों के लिए एक बड़ी सी सीमेंट की टंकी बनवाकर रखवा दी गई है, जिससे रमेशपुरम के लोग वहां से पानी लेकर अपने गांव जाते हैं। यह तो बहुत ही गंदा पानी है। इस पानी को आप सब पी रहे हैं। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। इस पानी को पीने से अच्छा है कि इंसान अपनी जान गंवा दे। हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। लाचार हैं पूरे गांव वाले। इसका समाधान क्या है? मैं अपने रमेशपुरम के वासियों को इस तरह पानी के लिए तड़पते हुए नहीं देख सकता। इसके लिए बहुत बड़ा तप करना होगा। उस जमींदार को बुलाकर सबके सामने माफी मांगनी होगी और ऊंची चोटी की कुलदेवी को हमें खुश करना होगा। शिवा और राधे मोहन ने जैसे ही ऊंची चोटी के कुल देवी को खुश करने की बात सुनी तो वो दोनों जप तप और कुल देवी को खुश करने के उपाय ढूंढते हुए उस पापी जमींदार के घर पहुंच गए। जमींदार साहब, हम आपके पास गांव की पुरानी पानी की समस्या को लेकर आए हैं। उम्मीद है कि आप हमारी बात सुनेंगे। मैं तुम दोनों को बचपन से ही जानता हूँ। अगर तुम्हारे पास इस चीज का समाधान है तो तुम बताना, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। हमारे साथ आपको भी ऊंची चोटी वाली कुलदेवी के मंदिर आना होगा और वहाँ जाकर तप करना होगा। जमींदार शिवा और राधे मोहन तीनों जप तप करने ऊंची चोटी के कुलदेवी के पास चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो लोग जप तप करना शुरू करते हैं। हे देवी, मेरे पुरखों ने जो गलती की थी उसकी सजा मेरे आज के पूरे गांव वालों को मिल रही है। कृपा करे देवी, कृपा करे। तीनों ने पूरे एक दिन तक कुल देवी के लिए तप करके उन्हें खुश करने का प्रयास किया। पूरे एक दिन बीत जाने के बाद वहाँ पर कुल देवी प्रकट हुई और कहने लगी, आंखें खोलो वत्स, मैं तुम्हारे संपूर्ण गांव, प्रेम और अच्छे मन की वजह से प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारी मांगे तो मैं पूरी नहीं कर सकती, लेकिन एक आशीर्वाद इन दोनों लड़कों को दे सकती हूँ। हमारे गांव की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो सकता देवी? तुम्हारे पूर्वजों को उन बुजुर्गों का श्राप लगा है। उनकी बद्दुआ सिर्फ गांव के लोगों को खुश करके ही ठीक की जा सकती है। लेकिन गांव के लोग खुश कैसे होंगे? यही तो समस्या है। उन्हें खुश करने के लिए कोई तो उपाय बताइए जिससे गांव के लोग खुश हो जाएं और उनकी ये पानी और बंजरपन की समस्या चली जाए। मैं तुम दोनों को एक वरदान देती हूँ। इस मंदिर की मिट्टी को तुम दोनों जिस चीज पर भी रखोगे वो चीज बर्फ की हो जाएगी। इस मिट्टी को तुम दोनों को साथ में उठाकर उस चीज पर रखना होगा, लेकिन उस बर्फ को पिघलने में थोड़ी मुश्किल होगी। तथास्तु। रमेशपुरम की कुलदेवी ने बर्फ बनाने के उपाय उन्हें बता दिए थे।
उस चीज से दोनों दोस्त परेशान थे और जमींदार से कहने लगे, जमींदार साहब, हम बर्फ से गांव वालों को कैसे खुश कर सकते हैं? शिवा ठीक कह रहा है, इसका कोई उपाय तो बताइए ना। गांव वासी कभी हवाई जहाज में नहीं बैठे हैं। आज ही मेरे दूर का मित्र अपने हवाई जहाज में बैठकर मुझसे मिलने आ रहा है। तुम चाहो तो अपने वरदानों का उपयोग कर सकते हो। ठीक वैसा ही हुआ। शिवा और राधे मोहन जमींदार के दोस्त के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उन्होंने हवाई जहाज देखा, दोनों खुशी से पागल हो गए। कैसे हो जमींदार साहब? तुम्हारा गांव तो ऊपर से बहुत ही प्यारा दिखता है। अब आप जैसे धनवान हमारे गांव आए हैं, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जमींदार के दोस्त जब उनसे गप्पे लड़ा रहे थे, तब शिवा और राधे मोहन ने अपना काम कर दिया। वो हवाई जहाज के पास मंदिर की मिट्टी लेकर गए और उन्होंने मिलकर मिट्टी हवाई जहाज पर रखी और वो हवाई जहाज बर्फ की हो गई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, ये कैसे संभव है? इतना ठंडा और कोमल कैसे कुछ हो सकता है? इस बर्फ के हवाई जहाज से हम पूरे गांव को घुमाएंगे और उन्हें खुश करेंगे। इससे हमारा गांव खुश हो जाएगा और उस श्राप से मुक्त भी हो जाएगा। जमींदार ने एडवर्ड को सारी बातें बताई। ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? साइंस से बहुत ऊपर की बात है। मेरे एरोप्लेन को तुमने इतना बड़ा बर्फ का एरोप्लेन बना दिया, कमाल कर दिया। क्या हम इसमें गांव वालों को बुलाकर उन्हें सवारी बनाकर घुमा सकते हैं? जमींदार दोस्त के लिए कुछ भी, तुम जाकर सबको बुला कर लाओ। उनके साथ साथ मैं भी बर्फ के हवाई जहाज की सवारी करूंगा। शिवा जाकर गांव वालों को बुलाता है और पूरे गांव वालों को उस बर्फ की हवाई जहाज में बिठा देता है और उन्हें आकाश का चक्कर लगवाता है। इतनी खुश मैं आज तक किसी भी सवारी से नहीं हुई जितनी आज इस बर्फ के हवाई जहाज की सवारी से हुई हूँ। सही कहा तुमने, पूरा गांव अपने दुख भूलकर इस बर्फ के हवाई जहाज का आनंद ले रहा है। पूरा रमेशपुरम गांव उस बर्फ के हवाई जहाज में आनंद लेकर नीचे उतरता है। सारे गांव वाले खुश नजर आ रहे थे। देखते ही देखते रमेशपुरम में 300 साल बाद बारिश होने लगी। अरे ये क्या, हमारे गांव में बारिश? लगता है मेरे पुरखों को जो श्राप लगा था वो चला गया। हमारे गांव में वर्षा होने लगी। हमने कुल देवी के कहे अनुसार गांव वालों को खुशी दी, इसी वजह से श्राप हट गया। ये हुई ना बात। अब हमारे गांव वालों को किसी भी चीज के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा, गिड़गिड़ाना भी नहीं पड़ेगा। तुम दोनों की वजह से आज ये चीज मुमकिन हुई है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हम गांव वाले हमेशा कर्जदार रहेंगे तुम्हारे। सही कहा दादी ने, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पूरा गांव इस बात का जश्न मनाएगा अब। सारे गांव वाले खुशी से झूमने लगे, बारिश का आनंद लेने लगे और बर्फ की हवाई जहाज पहले की जैसी बन गई, जिसे देखकर एडवर्ड भी बड़ा खुश हुआ।